नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के बीच में मार्च महीने का करंट अफेयर्स लेके आ चुका हूँ। और आप सबको पता है कितना महत्वपूर्ण ये सीरीज़ है। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हाँ, इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है करंट अफेयर सीरीज़ का, वो आपको पेड क्लास में मिलेगा। और सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। जो करेंट अफेयर्स का सीरीज़ है, आपने देखा 17वीं बीपीएससी में, 17th बीपीएससी में, है ना। 30 का 30 क्वेश्चन डायरेक्टली जो मैं नोट्स देता हूँ करेंट अफेयर्स का, वहीं से आया। 68 बीपीएससी, 69 बीपीएससी, है ना। 68 और 69 बीपीएससी का भी प्रश्न यहीं से आया था, जो मैं नोट्स देता हूँ करेंट अफेयर्स का। चूँकि करेंट अफेयर्स की मैं बात करूँ तो इसमें एक मैगजीन का कंपाइलेशन नहीं होता और एक न्यूज़पेपर का कंपाइलेशन नहीं होता है। इसमें लंबे समय का मेहनत लगता है, डेली अपडेट होता है। उसके बाद मैं आपको मंथ में ये सारी चीज़ें देता हूँ, मंथ के एंड में, ठीक है। तो ये है। तो इसमें मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग अच्छे से तैयार करिए। और जो लोग अच्छे से तैयार किए थे 17वीं में भी, तो वो इस बार भी मेंस दे रहे थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ यार, पढ़ना पड़ेगा। जो कंटेंट देता हूँ, तैयार करके देता हूँ, तो मेहनत करता हूँ, तो आप लोग भी मेहनत करिए। क्या, शुरू करते हैं कहानी को। जो लोग पेड क्लास में आना चाहते हैं 71st बीपीएससी के लिए, ये सभी के लिए, बिहार के कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप बिहार दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं या 71st बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए ये रामबाण है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इतना करके जाइए, फुल मार्क्स आएगा करंट अफेयर्स में। तो जो लोग 71st बीपीएससी के बैच में आना चाहते हैं, क्लास शुरू है। तो ये जो नंबर है, इस नंबर पे 9341766130, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। और अभी जो फ़ी है मात्र 1999 है, 1999 कंप्लीट बैच है इसमें। तो जो लोग इच्छुक है इस बैच में आके जुड़ के पढ़ सकते हैं। क्लास शुरू है, ठीक है। चलिए, प्लेलिस्ट में बना दूंगा। कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे सर करेंट अफेयर्स का जो है 2025 का अलग से, जनवरी 2025 का जो है, जनवरी 2025 से बाकी जो मैं करेंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे, उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दीजिए। तो आज ही बना दूंगा। तो अभी तो मार्च वाला अपलोड होगा। हाँ, पेड क्लास में तो सारे अपलोड है। तो भाई यूट्यूब पे भी फरवरी, है ना, और जनवरी वाला, फरवरी 2025 और जनवरी 2025 वाला जो है करेंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड हो जाएगा। कंप्लीट पीडीएफ मैं फिर से कराऊँ, टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए, करेंट अफेयर्स में हम लोग कैसे कवर करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग जो है बिहार की करेंट अफेयर्स को देखेंगे, है ना। और आपको एक मैगजीन में ये सारी चीज़ें नहीं मिलता है, आप सबको पता भी होगा। दूसरा जो टॉपिक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम का जितने भी करेंट अफेयर्स होगा मार्च महीने का, है ना। देखो भाई, ये ना, ये जो मैं आपको करेंट अफेयर्स करवा रहा हूँ, तो कोई भी मैगजीन होता है ना, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो या क्रॉनिकल हो या फिर अन्य मैगजीन हो, तो वो पीछे रहता है 1.5 से 2 महीना, मतलब कि 1.5 महीना का आप बोल सकते हैं, 1.5 महीना पीछे रहता है, ठीक है। तो ये जो है आर्थिकी वाला सेक्शन को देखेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सब क्वेश्चन लिया हूँ। उसके बाद जो है हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाला जो है, मतलब कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जितने भी करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनेगा वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट होता है और सूचकांक होता है, बिहार के एग्ज़ाम के ये फेवरेट टॉपिक होता है, यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछते हैं, वो सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद योजना, जितने भी स्कीम है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है और बिहार गवर्नमेंट का भी मैंने शामिल किया हूँ, वो सारे क्वेश्चन होंगे। चर्चित व्यक्ति, है ना, उसके सारे क्वेश्चन, नियुक्तियां से संबंधित सारे क्वेश्चन, निधन से संबंधित सारे क्वेश्चन, पुरस्कार एवं सम्मान के सारे क्वेश्चन, जो युद्ध अभ्यास होते हैं ना, मैं अब फिर से कर रहा हूँ, ये मंथली वाइज मैं करवाता हूँ, उसके सारे क्वेश्चन होगा। दिवस एवं थीम के सारे क्वेश्चन, खेल का सारे क्वेश्चन और विविध वाला सेक्शन का सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी का सभी सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जो है बिहार समाचार को कवर करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने,
बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा फ्रेंड्स नॉइज है आउटसाइड में, तो माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, कोई बात नहीं, उतना तो मैनेज आप लोग कर सकते हैं। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है पहला। ये 85वें नंबर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बनने का प्रबल संभावना है इस क्वेश्चन से। तो कह रहा है कि 85 नंबर का जो है अखिल भारतीय सभापति सम्मेलन हुआ है, तो ये कहाँ पे हुआ है? तो ये पहली बात, ये बिहार में हुआ है, मेंशन कर दिया हूँ यहाँ पे। बिहार के कहाँ पे? तो बिहार की राजधानी पटना में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, पटना में हुआ है। और इसका आयोजन कब हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा, ये तिथि माइंड में सेट कर लीजिए, 20 जनवरी 2025 का जो है ये इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे? पटना में। उद्घाटन जो है किसने किया था? तो भाई लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला, है ना, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ से 3-4 पॉइंट ही बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो माइंड में रखिएगा। अगला ये दरोगा एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, बीपीएससी के लिए भी है, बिहार के अन्य एग्जाम के लिए भी है। जो लोग बीएसएससी सीजीएल 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं ना भाई, आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भूमि सर्वेक्षण अभी लगातार न्यूज में था, है ना। तो कह रहे कि भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रक्रिया की तिथि में बढ़ोतरी किया गया, है ना। तो ये जो शुरू हुआ था भूमि सर्वेक्षण का कार्य बिहार में 31 दिसंबर 2024 का जो है शुरू किया गया था। इसका जो अंतिम जो तिथि था वो था 25 मतलब कि जुलाई 2025 तक जो है इसका फाइनल था कि भाई ये कंप्लीट करवा लिया जाएगा। लेकिन अब जो है इसका डेट बढ़ा के जुलाई 2026 कर दिया गया है ना। तो आपसे प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि ये जो भूमि सर्वेक्षण या फिर कह सकते बंदोबस्त प्रक्रिया जो बिहार में शुरू किया गया, ये कब से शुरू किया गया है ना, और इसका अंतिम तिथि क्या है? बस ये 2-3 ही पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो अगला सेक्शन है हम लोग का। देखो यहाँ पे इस मंथ का ये 2 ही इंपॉर्टेंट लगा है, बाकी स्पेशल बिहार का जो स्पेशल करेंट अफेयर्स करवाऊंगा तो उसमें तो डिटेल में हम लोग सारी चीज़ें और सारे करेंट अफेयर्स को तो लेते ही हैं जो, लेकिन ये पूरे तरीके से एकदम कह सकते हैं हॉट टॉपिक था, वो मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ, उठाने का कोशिश किया हूँ, और यहीं से क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में वही प्रश्न आता है जो लगातार न्यूज़ में रहता है, मैं आपको ये बात हमेशा बताता हूँ। खैर, मैं थोड़ा सा फास्ट में करवाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ना 2 पार्ट में आएगा, तो ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा। क्योंकि इस बार जो करंट अफेयर्स मैं डिज़ाइन किया हूँ, मैं थोड़ा सा और डिटेल में चीज़ों को मेंशन किया हूँ, ताकि भाई किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे तो आपसे क्वेश्चन ना छूटे। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो पहला क्वेश्चन है, करें उत्तराखंड समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला देश का जो है पहला राज्य बन गया। तो पहली बात तो ये तो आपके ह्यूमैनिटी वाला सेक्शन से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भाई जो यूसीसी जो है, यूसीसी लागू करने वाला सबसे भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया? तो उत्तराखंड हो गया पहली बात। ये कब लागू किया? तो ये डेट पूछे जा सकते हैं। तो 27 जनवरी 2025 को लागू किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो जाहिर सी बात है, आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि सभी नागरिकों के, विशेषकर महिलाओं के लिए समान अधिकार जो है सुनिश्चित करना है इनका मेन उद्देश्य। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यूसीसी की मैं बात करूं, यूसीसी, अच्छा आपसे यूसीसी का फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं, है ना, बिहार के एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, फुल फॉर्म ऑफ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ना, महत्वपूर्ण है। तो यूसीसी का यू का मतलब हो जाएगा यूनिफॉर्म, है ना, ये लिख दो यहाँ पे, यूनिफॉर्म होता है फ्रेंड्स। सी का मतलब आप सबको पता है, ये सिविल होता है। और फिर जो दूसरा सी है इसका मतलब कोड होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो उत्तराखंड है, लागू किया 27 जनवरी 2025 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो आपने देख लिया, सभी नागरिकों के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए समान अधिकार, है ना। और देखो भाई यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें छूट किसे हैं? तो आर्टिकल 342 कहता है, आर्टिकल 342 कहता है, अनुच्छेद 342 कहता है ये जो है किस पे लागू नहीं होगा? तो एसटी जो कैटेगरी के लोग हैं, है ना, अनुसूचित जनजाति, है ना, शेड्यूल ट्राइब के लोगों पे ये लागू नहीं होगा। और ये आर्टिकल 200 नहीं बल्कि 342 कहता है ये। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस इतना ही बात आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हालांकि बाकी चीज़ें मैं पीडीएफ में भी लिख दिया हूँ, तो ये मैं पीडीएफ दूंगा, तो रिवीजन जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गणतंत्र दिवस परेड
की बात करूँ, मैं जनवरी का बात कर रहा हूँ, है ना, तो सांस्कृतिक विविधता और विरासत और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ, है ना। इस बार 76वें नंबर का जो गणतंत्र दिवस हुआ था, तो ये तो जाहिर सी बात है प्रत्येक साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है ना। तो इसका जो है इस बार का थीम क्या था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये स्वर्णिम भारत विरासत और विकास इसका इस बार का थीम था। बहुत इंपॉर्टेंट है, रटा हुआ होना चाहिए। अगर ये नहीं रटते हैं ना तो आपके हाथ से ये क्वेश्चन निकल जाएगा, दूसरा लोग सही करेंगे, तो आपको ये सही करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहली बात ध्यान रखना है। आयोजन कहाँ पे होता है, तो दिल्ली में होता है ना। और अगर मैं बात करूँ इसका नेतृत्व किसने किया था, तो भाई जो हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पे इनका नेतृत्व किया गया था। इस साल का जो है मुख्य अतिथि कौन थे, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, और इसका नाम ये है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नाम है प्रबोवो सुबियांतो नाम है। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार का कितने नंबर का, 76वें नंबर का जो है गणतंत्र दिवस हुआ 2025 में, तो इस बार का अतिथि थे। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ से ध्यान ये रखना है कि भाई नेतृत्व राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, उसके बाद इनका थीम आपको ध्यान रखना है, और अतिथि कौन थे ये ध्यान रखना है। बस ये 3 पॉइंट ध्यान रखना ही रखना है, फिर से मैं कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, महाकुंभ। पहली बात, जो महाकुंभ होता है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं स्टैटिक जीके से भी जोड़ के। तो भाई ये जो महाकुंभ शब्द देख रहे हैं, तो 12 कुंभ मेला का जो है आयोजन होता है, 12 कुंभ आयोजन होता है, तो उसके बाद महाकुंभ होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये कुंभ मेला 12 साल पे होता है, तो 12 गुने 12, 12 बरहन 44, 144 साल पे जो है महाकुंभ आएगा। हाँ बिल्कुल 144 साल पे आता है। तो पहली बात ये कुंभ मेला जो है 12 साल पे होता है, महाकुंभ मेला जो है ये 144 साल पे होता है। तो 2 चीज़ें आपको क्लियर करना है। उसके बाद और ध्यान रखना यहाँ पे, आयोजन जो है इसका इस बार जो है यूपी में का प्रयागराज में हुआ है। आयोजन कब किया गया था, तो 13 जनवरी 2025 को ये शुरू किया गया था। पहली बात 45 दिन तक चला, और ये शायद अब ख़त्म होने वाला है ना, शायद ख़त्म हो गया है, शायद मुझे लगता है 25 तारीख को ही, 25 फरवरी को ये ख़त्म होना था, मतलब कि समाप्त होना था, ख़त्म कर समाप्त होना था। अब देखो कुंभ मेला से और ध्यान रखना कि ये 4 शहर में होता है, ठीक है। ये कौन कौन सा, हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, उज्जैन हो गया, और नासिक हो गया। दोबारा सुनिए, ये हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगह कुंभ मेला का आयोजन होता है, ठीक है, बारी बारी से, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है राष्ट्रीय आवश्यक डायग्नोस्टिक सूची 2025। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए कह रहा हूँ, जरा से देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ICMR कहते हैं, तो ICMR ने राष्ट्रीय आवश्यक जो है डायग्नोस्टिक सूची 2025 का जो है ड्राफ्ट जारी किया है ना, इसका ड्राफ्ट जारी किया। उद्देश्य क्या है भाई ये जारी करने का, तो इनका ये है कि भारत में विभिन्न स्वास्थ्य स्तरों पर जो है डायग्नोस्टिक सेवाओं में सुधार करना। तो ये बेसिक सा था। चलिए पूछे जा सकते ये जो जारी किया गया, तो क्यों जारी किया गया, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना है। मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ रट लेना है, मतलब रट लेना है। तो INS सूरत, INS नीलगिरी और INS जो है ये है वाघ, है ना, वाघ सीड है, सही सुन रहे, वाघ सीड है। तो कह रहा है कि INS सूरत, INS नीलगिरी और INS जो है वाघ सीड जो है राष्ट्र को समर्पित है, बिल्कुल समर्पित है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये 15 जनवरी 2025 को PM मोदी ने नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में एक समारोह के दौरान ये 3 उन्नत नौसैनिक प्लेटफॉर्म, ये कौन है, ये तीन जो है ये नौसैनिक जो है, तो पहला आप INS सूरत, INS नीलगिरी और INS जो है बागशीर का जो है राष्ट्रों को समर्पित किया। तो ये उद्घाटन का डेट ध्यान रखिएगा, और ये कहाँ पे किया गया ये ध्यान रखिएगा बस। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जेड मोह सुरंग
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जेड मोह सुरंग जो है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई आप बता दो इसका उद्घाटन कब हुआ, किसने किया और किस राज्य में है। तीन ही क्वेश्चन तो बनते हैं और वही तीन ही बातों में लिखा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री हमारे जो पीएम मोदी है, इन्होंने जम्मू कश्मीर के, ये जगह का नाम है, जगह का नाम उटपटांग आपको दिखेगा, कोई बात नहीं, इसका नाम है गांदरबल है। गांदरबल जिले में जेड मोह सुरंग का उद्घाटन किया। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, आपसे यहाँ से तीन क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि जेड मोह सुरंग जो है किस राज्य में है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो भाई राज्य में नहीं होगा, यूटी में है, यूनियन टेरेटरी में है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये उसका उद्घाटन कब हुआ, तो 13 जनवरी 2025 को। किसने किया, तो जो हमारे पीएम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसने किया। आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं कि भाई ये किस जिले में है, जम्मू कश्मीर के किस जिले में है ये, तो आप गांदरबल जिला ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा सा देखिएगा, ये टोटल इसकी जो लंबाई है 6.5 किलोमीटर, मतलब कि 6.5 किलोमीटर की लंबाई ये सुरंग है, जिसका सुरंग का नाम है जेड मोह सुरंग, ठीक है। और ये श्रीनगर से लेह को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप फास्ट करके देखिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन करें कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आयोजन जो है कहाँ किया गया है, ये प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, कब हुआ, तो भाई ये जो है 8 जनवरी 2025 को जो है आयोजन इसका किया गया है। और ये जो है 18वां, कितने नंबर का, तो 18वां संस्करण था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया पहली बार। इसमें सबसे बड़ी बात है कि 75 देशों के कितना, तो लगभग 6000 नेता शामिल हुए थे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में। तो यहाँ से भी तीन चीज़ें आपको माइंड में रखना है। चौथी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इस बार का क्या थीम था, है ना, इस बार का विषय क्या था, थीम क्या था। तो ये था प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का जो थीम था वो विकसित भारत के लिए प्रवासी समुदाय योगदान, इस साल का थीम था ये पूरा। तो ये रटना है, मैं फिर से कह रहा हूँ। और ये क्यों कह रहा हूँ रटना है, जब आप 2 बार 3 बार देखेंगे ना पीडीएफ को, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। एक बार देखिए वीडियो, दूसरा बार पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा लीजिए, आपको लिखने की तो ज़रूरत है नहीं। आप सबको पता है कि जो मैगजीन 170 से लेके 180 पेज का रहता है, और उसे मैं शॉर्ट करके आप लोगों के बीच में साधारण शब्दों में जो प्रस्तुत कर देता हूँ, मात्र जो है 15 से लेके 18 पेज में। तो ये तो इतना छोटा है भाई, इसे प्रिंट आउट करवा लेना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद होगा इससे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्मार्ट सिटी मिशन में प्रगति, बिल्कुल भाई जरूरी है, ध्यान रखिएगा। स्मार्ट सिटी मिशन में प्रगति शुरुआत 2015 से हुआ था, और मैं आपको बता दूं नवंबर 2024 तक इसके कितना, तो 91% जो है, 91 कह रहा हूँ, 91% परियोजनाएं रणनीतियों को प्रदर्शित करती है, ध्यान रखिएगा। ये बेसिक बातें हैं, यहाँ से ये पूछे जा सकते हैं, ये इसका क्या, हाँ अच्छा, इसमें कौन सा शहर है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पहले नंबर पे कौन सा शहर है, ठीक है। आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो इस क्वेश्चन को मैंने लिया हूँ डिटेल में, तो आप लोग बता दीजिए इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि न्यायालयों में एडहॉक जज, ये है एडहॉक जज। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर एडहॉक जो जज होता है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ भाई साहब, इसे ध्यान रखिएगा, शब्द है एडहॉक जज, इसे समझिए ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एडहॉक जज का उपयोग मुख्य रूप से कुछ विशेष और विशिष्ट मामलों से निपटने के लिए इसका नियुक्ति, या फिर कह सकते हैं कि भाई निपटने के लिए भाई इसका प्रयोग किया जाता है, जिन्हें मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा
ये निपटाया जाता है ना। और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा संविधान में यह कहा जा सकता है कि एड हॉक जज बनने के लिए व्यक्ति को पहले सुप्रीम कोर्ट का जज होना आवश्यक होता है, सुप्रीम कोर्ट का। तो ये कुछ बेसिक बातें आपको समझ में आ गया है कि भाई एड हॉक जज क्या होता है, इसका काम क्या होता है। विशेष जानकारी के लिए आप क्या कहते हैं, गूगल बाबा का सहारा ले सकते हैं, जो काम का चीज़ें मैं बता दिया हूँ। मेंस के लिए तो एक पूरा टॉपिक ही बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ में था, क्योंकि हम लोग पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। तो पहली बात, न्यायालय में 15 जनवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न उच्च न्यायालयों में या फिर विभिन्न उच्च न्यायालय में जो है मामलों के बढ़ते हुए लंबित स्टॉक को कम करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को एड हॉक जज के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया। ये कब, तो ये ध्यान रखिएगा, ये डेट पूछे जा सकते हैं। बस मैंने आपको बता दिया एड हॉक जज जो है कौन बन सकते हैं और इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये भी आपने देख लिया। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैवाहिक अधिकारों के बहाली का अधिकार। अब कहिएगा सर ये लाइन तो हमें समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ये 15 जनवरी 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादों में वैवाहिक अधिकारों की बहाली के अधिकार और भरण पोषण देने के दायित्व के बीच संबंध के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। बस इतना ध्यान रखना। और ये निर्णय कब दिया, चूँकि भरण पोषण से संबंधित है तो आपको समझ में आ गया, ये 15 जनवरी 2025 का, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वन संरक्षण या फिर कह सकते हैं वन अधिनियम में अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये विधेयक जो पारित किया गया 6 जनवरी 2025 को, है ना। तो मेंशन भी कर दिया हूँ, लिख भी दिया हूँ कि आप देख सकते हैं कि 6 जनवरी 2025 को जो है वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया गया, पूछे जा सकते हैं। यह संशोधन जो है 1980 के अधिनियम लागू होने के बाद पहला जो है ये बड़ा बदलाव है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु का लौह युग इतिहास में नया आयाम। बेसिक से बात है, जैसे बात है। देखो भाई, ये 25 जनवरी 2025 को एक रिपोर्ट आयरन की जो है प्राचीनता, आयरन की मतलब लोहे की प्राचीनता तमिलनाडु से हाल ही में रेडियोमेट्रिक तिथियां ने तमिलनाडु में लौह युग की शुरुआत को वैश्विक इतिहास में कितना, तो ये 2000 साल पुराने पीछे जाने का दावा किया है। अच्छा, यहाँ से मैं इसको मेंशन इसलिए किया हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस रिपोर्ट को के राजन और आर शिवनंथम है इसका नाम, इन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये पूछे जा सकते हैं और यहाँ पे ये तिथि थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं। तो हालांकि ये जो डिटेल में मैं थोड़ा सा लिख दिया तो आप खुद से भी पढ़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं अगर ऑप्शन में आएगा तो आपके माइंड में ये रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मूसी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूसी नदी के बारे में कौन नहीं जानता है भाई साहब, है ना। बताइएगा मूसी नदी किस राज्य में है ना। तो कह रहे हैं कि मूसी नदी के किनारे के ऐतिहासिक इमारतें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखिएगा, तो पहली बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 17 जनवरी 2025 को वर्ल्ड वुमेन्स फंड, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WMF कहते हैं, वर्ल्ड मेन्यूमेंट्स है, माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा सुनिए फ्रेंड्स। यहाँ पे 17 जनवरी 2025 को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WMF कह सकते हैं, तो इन्होंने हैदराबाद में मूसी नदी के किनारे स्थित जो है ऐतिहासिक इमारतों को जो है अपनी स्मारक वाच सूची में शामिल किया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कनुमा पंडुगा, ये है, ध्यान रखिएगा, उत्सव होता है। तो डायरेक्टली यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में
कनुमा पंडुगा, कनुमा कनुमा पंडुगा पशुधन उत्सव जो है मनाया गया किस राज्य में? इसको ध्यान रखिएगा, इसकी पॉइंट को पकड़िएगा, महत्वपूर्ण है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कनुमा पंडुगा, ये चूंकि दक्षिणी भारत का क्षेत्र है, आप सबको पता होना चाहिए, है ना। ये यहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए, इस वाला क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए ऐसे शब्द आपको दिखेगा, कोई बात नहीं। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कनुमा पंडुगा पशुधन उत्सव जो है ये कब और कहाँ मनाया जाता है? तो सबसे पहली बात, ये 15 जनवरी 2025 को कहाँ पे मनाया गया? आंध्र प्रदेश में मनाया गया। कब मनाया जाता है? तो ये मकर संक्रांति के साथ मनाया जाने वाला एक जो है जीवंत फसल उत्सव, जो कि इसका नाम है कनुमा पांडुगा उत्सव है। तो ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं किस राज्य में मनाया जाता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन लिपि को समझने का प्रयास, और इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने कितना, तो $1 मिलियन जो है पुरस्कृत जो है घोषित किया। उनका कहना है कि जो हड़प्पा का लिपि है, हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ते हैं, तो आप सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि है ये भाव चित्रात्मक है ना। अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया, कुछ फिगर टाइप का है। तो तमिलनाडु सरकार का ये कहना है कि भाई जो लोग इस लिपि के पढ़ दोगे तो उन्हें हम कितना डॉलर देंगे, तो आपको मैं $1 मिलियन से पुरस्कृत करेंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, बस आपके माइंड में ये क्वेश्चन सेट रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता की प्राचीन लिपि को समझने का प्रयास। तो देखिए, हाल ही में हड़प्पा सभ्यता की लिपि को समझने के लिए नए प्रयासों के बारे में चर्चा हुई। चर्चा ये करे कि तमिलनाडु सरकार ने इंडस लिपि, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है, तो कह रहे कि उसे जो है समझने के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार जो है घोषित किया गया। मतलब कि जो उनको पढ़ देंगे और समझा देंगे तो उन्हें मैं इतना दूंगा। खैर, अगला सेक्शन है आप लोगों का आर्थिकी वाला सेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अभी हम लोग 2 सेक्शन को कंप्लीट कर लिए, बिहार वाले करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय घटनाक्रम के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सेक्शन है आर्थिकी। तो एक शब्द आपको यहाँ पे दिखेगा जो कि ये इकोनॉमिक्स से संबंधित होता है ना। तो लोग इनसे बचते हैं, इकोनॉमिक्स से संबंधित होता है, तो बचते हैं कि भाई हम इसे ना करें, लेकिन मैं करवाऊंगा चूंकि क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आप शब्द को देखिए, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, ये क्या होता है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 24 जनवरी 2025 को RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस पर एक जो है अपडेट प्रदान किया, जो ऋण प्रक्रिया को क्या करेगा, सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया एक जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो प्रश्न यहाँ से ये बन सकते हैं कि भाई आप बताओ, ये जो है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस क्या है? तो यह जो है कह सकते हैं आप, अभी मैं आपको बताया हूँ, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका जो विकास है वो किस लिए किया गया है? तो आपने देख लिया कि ऋण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है ना। किसके द्वारा किया गया? तो RBI के द्वारा। कब किया गया? तो 24 जनवरी 2025 को, ठीक है। तो देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा जो बिगनर होंगे या फिर जो करेंट अफेयर्स पे जिनका पकड़ अच्छा से नहीं होता, तो उनको लगता है कि कोई इस यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो मैं आपको तो बता देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में लगभग 4 क्वेश्चन छिपा हुआ है, आपने देख लिया। तो इस तरीके से चीज़ों को माइंड में रखना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, पहले वीडियो देखा करिए, उसके बाद PDF पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अमेरिका ने OECD वैश्विक कर समझौता, ये कर का मतलब इंग्लिश में हम लोग टैक्स कहते हैं, तो कह रहा है कि इससे, एक बार दोबारा सुनिए, कह रहे कि अमेरिका ने OECD वैश्विक कर समझौता से हटने की घोषणा की। और ये कब किया, अभी हम लोग देखते हैं। तो ये जो है, इस लाइन को देखिएगा, 22 जनवरी 2025 को पदभार ग्रहण करने के बाद। कौन पदभार ग्रहण किया? तो अभी अमेरिका में जो नए राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ लिए हैं,
ये डोनाल्ड ट्रंप का नाम आपने ज़रूर सुना होगा फ्रेंड्स, है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के ये ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार बनने वाले राष्ट्रपति है ना, डोनाल्ड ट्रंप, चूँकि ये दोबारा राष्ट्रपति के लिए चुना गया है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 22 जनवरी 2025 को पदभार ग्रहण करने के बाद नए अमेरिकी राष्ट्रपति एक जो है कार्यकारी आदेश जारी कर संयुक्त राज्य अमेरिका को OECD एक संगठन है, ठीक है, के वैश्विक कर समझौते से बाहर आने का संकेत दिया। तो बेसिक बातें हैं, मेंशन कर दिया हूँ क्योंकि ये न्यूज़ में था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लीजिए, इसे मैं कह रहा हूँ रट लीजिए, है ना। तो देखो भाई, भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 217 गीगावाट तक पहुँच गई। और आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि भाई 500 गीगावाट, है ना, चूँकि ये हमारे पीएम साहब के द्वारा कहा गया था, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है उनका शब्द। तो इनका कहना था कि भाई 500 गीगावाट जो है ये कब तक पहुंच जाएगा, ये तो ये 2030 तक पहुंच जाएगा। 2030 तक जो है ये 500 गीगावाट तक लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो यहाँ पे मेंशन है, ये हेडलाइन ही है, आप देख सकते हैं। तो करें कि भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 217 गीगावाट तक पहुँची। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं 22 जनवरी 2025 को भारत ने अपनी जो अक्षय ऊर्जा यात्रा में जो है एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया। आपको मैं बता दूं गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता 270 गीगावाट तक जो है पहुंच गई है। और 2030 तक 500, भारत का जो लक्ष्य है 2030 तक ये 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, या फिर कह सकते हैं इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो ये डेट, पहुंच कितना गया 217, 2030 तक कितना लक्ष्य रखा गया है तो 500, है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक फिक्कल हेल्थ इंडेक्स 2025, ध्यान रखिएगा पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में फिक्कल हेल्थ इंडेक्स में जो है 2025 जारी किया गया है, तो भाई ये पहले स्थान पे कौन है और दूसरे स्थान पे कौन है, ये दो कम से कम ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं मेंशन भी कर दिया हूँ कि हाल ही में, और जारी ये कौन करता है, तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी किया है या फिर किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 रिपोर्ट के अनुसार खनिज समृद्ध उड़ीसा ने जो है देखा जाए कितना, तो 2022-23 वाला ही जारी हुआ है, ठीक है, चूँकि ये कम से कम मैं बात करूँ तो 1 साल पीछे रहता है। तो ये 22-23 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 18 प्रमुख राज्यों में कितने स्थान, तो ये पहला स्थान उड़ीसा राज्य, कौन सा राज्य, उड़ीसा राज्य जो है प्राप्त किया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 आरंभ हो गया, ये कब हुआ ये पूछे जा सकते हैं। तो 17 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने उद्घाटन किया इसका, किसका, तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें भारत की मोबिलिटी क्षेत्र में जो है परिवर्तन लाने की जो है प्रयास किया जा रहा है या फिर उजागर करने के लिए इसका किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स इतना महत्वपूर्ण है कि मत पूछिए। अब यहाँ पे कुछ लोग नाम से देख के ही भड़क जाते हैं, कितना लंबा चौड़ा नाम है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है फ्रेंड्स। देखो ऐसे करिए, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स भारत का मजबूत प्रदर्शन है, इस पे नाम से ही पता चल रहा होगा, हेडलाइन से ही। इसके बारे में फ्रेंड्स बात करूँ तो ये जो है जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, एक शब्द आपको फ्यूचर दिखेगा, मतलब कहीं ना कहीं ये भारत के विकास के बारे में चर्चा करेगा, नौकरी से संबंधित होगा, ऐसे भी मायने में रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है 16 जनवरी 2025 को यह इंडेक्स जारी किया गया। कब इंडेक्स जारी किया, 16 जनवरी 2025 को यह इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें भविष्य के नौकरी की मांगों के लिए देश की जो है तैयारी के
आधार देखा जाए तो ये उसके आधार पर ये रैंकिंग किया गया। तो भारत ने कुल मिलाकर 25वां स्थान इसमें प्राप्त किया है। एक बार एक देख लीजिए और, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का कह रहा है कि मजबूती, तो ये भारत का स्थान, भारत 25वां स्थान कुल मिला के लिया है, जो भविष्य के रोजगार बाजार की तैयारी के लिए जो है मजबूत आधार का संकेत देता है ये। तो ये जारी कब किया गया, अब भारत का स्थान कौन सा है, बस इतना ध्यान रखिएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ये न्यूज़ में था और 2026 से ये लागू हो जाएगा, है ना, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा। तो जाहिर सी बात है 8वें वेतन आयोग की घोषणा जो किया गया है अभी, ये किया गया है 16 जनवरी को, है ना, तो ये 2026 में लागू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मेंशन भी कर दिया हूँ कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा कब किया गया। तो ये जो है 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय एवं, अच्छा किसके द्वारा ये किया गया ये पूछे जा सकते हैं। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने इनका जो है ये किया है घोषणा, है ना, 8वें वेतन आयोग लागू करने के लिए घोषणा किया गया है, ठीक है, बेसिक बात है। और इसका जो टाइम पीरियड है 7वें वेतन आयोग का, इसका कार्यकाल 2026 तक है। बस यहाँ से जो आपके काम का चीज़ है, 2 ही चीज़ें था, 2-3 चीज़ें जो मेंशन कर दिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, चीन के व्यापार अधिशेष में वृद्धि, ध्यान रखिएगा, जनवरी 2025 में या फिर 25 को चीन द्वारा जारी सीमा शुल्क आंकड़ों के अनुसार 2025 में चीन के जो है निर्यात में कितना, तो आप देख सकते हैं 5.9% की वृद्धि हुई और कहा जाता है कि 3.58 ट्रिलियन, मैं बात कर रहा हूँ ट्रिलियन तक जो है पहुँच गई। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं जो भारत जो है सबसे ज़्यादा जो व्यापार किया वो चीन के साथ किया, ठीक है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक बड़ा व्यापार अधिशेष चीन के पक्ष में हुआ भारत का, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन हम लोगों का है, आप देख सकते हैं, वो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का सारे क्वेश्चन मेंशन किया हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है भारत अमेरिका, इस लाइन को देखिएगा, कह रहा है कि भारत अमेरिका संबंध और इंडो पैसिफिक क्षेत्र, नाम से ही पता चल जाएगा ये पैसिफिक क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है, मतलब कि समुद्री क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो पहली बात आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना ये किसके बीच में हुआ और कब, तो ये 26 जनवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद जो है भारत और अमेरिका के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, बिल्कुल रहा है। मैं आपको बता दूं भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्वाड पहल, ये क्वाड में 4 देश है, 4 देश कौन कौन सा है बताइएगा, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं चूंकि अभी ये न्यूज़ में था। तो क्वाड में 4 देश है, मेंशन भी कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं, अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो करें कि क्वाड में जो है भाग लेता है और शांतिपूर्ण विवाद समाधान के पक्ष में है और वैश्विक व्यापार के लिए जो है महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा करता है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा यहाँ पे भारत अमेरिका संबंध और इंडो पैसिफिक शब्द देखिएगा तो आपको स्टार्टिंग में पता चल गया होगा कि ये समुद्री क्षेत्र से संबंधित होगा, ठीक है। तो कह रहा है भाई गठित किया गया और इसका उद्देश्य है चीन के प्रभाव को ये काउंटर है ना, काउंटर करना तथा यह समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया है, ठीक है। ये बेसिक सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जो है बने अमेरिका के राष्ट्रपति। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें, कितने नंबर का डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति अमेरिका का, तो ये पहले बात तो आपको ध्यान रखिए, ये दूसरी बार राष्ट्रपति बना है। लगभग 230 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि एक व्यक्ति लगातार 2 बार जो है, मतलब कि 2 बार राष्ट्रपति चुने गए, तो ये डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, 47वें नंबर का है। चला आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच का कितने नंबर का, तो 55 नंबर का ना, 55 वार्षिक बैठक हुआ। तो ये कब हुआ, तो 20 जनवरी 2025 को
कितने नंबर का? तो 55वां विश्व आर्थिक मंच, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग WEF कहते हैं, वार्षिक बैठक। अच्छा, ये हुआ कहाँ पे, ये पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये स्विट्ज़रलैंड के दावोस में, स्विट्ज़रलैंड के दावोस में शुरू हुआ, जिसमें भारत और जो है समावेशी, मैं बात कर रहा हूँ भारत के समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के मॉडल को प्रमुखता दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि विश्व आर्थिक मंच का जो है कितने नंबर का? तो 55वां नंबर का वार्षिक बैठक हुआ, जिसमें भारत के कौन से क्षेत्र को जो है यहाँ पे प्रमुखता दी गई है? तो ये ध्यान रखिएगा, भारत के समावेशी विकास और डिजिटल क्रांति के मॉडल को प्रमुखता दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ ये भी ध्यान रखना, कहाँ पे हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, क्वाड विदेश मंत्री का बैठक हुआ भाई। क्वाड, तो क्वाड में कितने देश हैं? मैंने आपको बताया कि भाई साहब एक तो आपका अमेरिका हो गया, रट लीजिए, ये सब रटना पड़ेगा, ठीक है। पहले नंबर पे मैं कह सकता हूँ अमेरिका, दूसरे आप फ्रेंड्स यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, है ना, जापान, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप कह सकते हैं फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया, और चौथे नंबर पे कह सकते हैं भारत है ना। तो ये जो क्वाड में 4 देश है, ठीक है, ये देख लेते हैं इसके बारे में। कह रहे कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने गए थे, जिसमें होता क्या है कि क्वाड विदेश मंत्री की बैठक हुआ। ये कब हुआ? तो ये 21 तारीख को हुआ, 21 जनवरी का होता है 2025, है ना, आयोजित किया गया। तो क्वाड बैठक की मैं बात करूँ तो यह बैठक अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्रियों के बीच में हुआ। बेसिक बातें हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, भारत और स्पेन द्विपक्षीय संबंध। भारत और स्पेन का द्विपक्षीय संबंध होता है। देखिए ये 13 जनवरी 2025 को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने, ये मैड्रिड है, मैड्रिड में जो है स्पेन के जगह का नाम है मैड्रिड में स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस, इसका नाम है अल्वारेस, के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए बैठक की, ठीक है। इस बैठक में किस चीज़ों पे बात हुआ? तो व्यापार, रक्षा और शहरी विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जो है यहाँ पे चर्चा किया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सऊदी अरब हज, ये हज पे जो हमारे मुस्लिम धर्म को जो लोग मानते हैं वो लोग हज पे जाते हैं 2025। तो ये कितने लोगों का सऊदी जाने का अलाउ किया गया हज पे, देख सकते हैं। तो ये 13 जनवरी 2025 को भारत सऊदी अरब के बीच जो है हुआ। भारतीय हज यात्रियों को का जो कोटा है ये 1,75,000 कितना, तो 25 तय हुआ है। बेसिक बात है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि तालिबान का भारत से वीज़ा प्रदान करने का आग्रह। तालिबान क्या कर रहा है? कह रहा है भाई कि भाई आप मुझे जो है वीज़ा दो, भारत जाने के लिए वीज़ा दो, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए और या फिर यहाँ के मरीजों के लिए, कम से कम 2 लोगों के लिए तो भाई कम से कम दे ही दीजिए। तो ये आग्रह किया है 9 जनवरी को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी 2025 को दुबई में भारतीय विदेश सचिव और अफगान कार्यवाहक विदेश मंत्री के बीच जो है उच्च स्तरीय बैठक के दौरान तालिबान प्रतिनिधिमंडल ने भारत में जो है यह भारत से अफगानी छात्रों रोगियों और व्यापारियों को जो है वीज़ा जारी करने का आग्रह किया, ठीक है। देखो भाई मैं आपको बता दूं, जब तालिबान लोग जो है कब्जा किया था अफगानिस्तान पे, तो या फिर कह सकते हैं वो सरकार जो घोषित कर लिया था वहाँ पे, तब जो है भारत क्या कर दिया था 2021 में इस पे बैन लगा दिया था। तो है ना, तो ये बेसिक बातें हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, भारत और मालदीव के रक्षा मंत्री की बैठक होता है। ये बैठक होता है 8 जनवरी 2025 को, है ना। और ये बैठक किस लिए होता है तो जरा सा देख लीजिएगा। तो कह रहे हैं कि 8 जनवरी 2025 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है और मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद गस्सान मौमून ने जो है नई दिल्ली में मुलाकात की, मतलब वहीं पे बैठक होता है। और यह बैठक भारत एवं मालदीव के बीच द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहराई देने के उद्देश्य से किया गया था। तो आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भाई
विश्व व्यापार संगठन ने मनाया कितने नंबर का? तो 30वां स्थापना दिवस। तो पहली बात आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, विश्व व्यापार संगठन ने मनाया 30वां जो है स्थापना दिवस, ठीक है। 1 जनवरी 2025 को विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WTO कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 1 जनवरी को प्रत्येक साल जो है ये मनाया जाता है और ये इस बार 30वां था, ठीक है। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि इसका स्थापना कब होता है? तो 30 साल पीछे चले जाइए, तो मतलब कि इसका जो स्थापना किया गया था WTO का, ये 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को फ्रेंड्स, जरा सा देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे किधर भाग गया भाई, देखिए, विश्व व्यापार संगठन ने जो है मनाया 30वां स्थापना दिवस, ठीक है। ये 1 जनवरी 2025 को मनाया विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, है ना। तो इस साल जो है 1 जनवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है और इसका स्थापना जाहिर सी बात है WTO का 1 जनवरी 1995 में हुआ था, है ना। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। सॉरी, स्विट्जरलैंड की यार राजधानी जो है ये बर्न है, आपको पता होना चाहिए, है ना। और जिनेवा शहर है, चूँकि स्विट्जरलैंड में एक जिनेवा सरोवर है, उसी के किनारे जिनेवा है ना। मेरे माइंड से निकल गया वो राजधानी स्विट्जरलैंड का जिनेवा नहीं, ये शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इसका राजधानी बर्न है जिनेवा का, ठीक है। सॉरी, स्विट्जरलैंड का राजधानी बर्न है। तो फ्रेंड्स, एक पार्ट और लेके आऊँगा, तो उस पार्ट में जो बचा हुआ क्वेश्चन है मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। तो चूँकि ये 3 जो सेक्शन होता है ना, कम से ये तीनों सेक्शन वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो अगला जो है ये सभी का सभी क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो हम लोग अगले वीडियो में पूरा कर लेंगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इसे हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे ना। तो ये पार्ट ज़रूर आप लोग देखिएगा और दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा और इसका जो है कंप्लीट PDF आपके बैच में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, करेंट अफेयर्स के लिए निश्चिंत हो जाइए। जितना पढ़ाऊँगा, जितना पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर नहीं जाएगा, चूँकि जाता ही नहीं है। जितना करवाता हूँ, चूँकि इसमें सारे न्यूज़ कवर रहता है, तो कहाँ जाएगा। तो ये तो अभी थ्योरी में करवा रहा हूँ और साथ में ऑब्जेक्टिव भी वो करवाता हूँ, ठीक है। तो वो दोनों करने के बाद नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ फ्री है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।